आज का हमारा टॉपिक है 10th का साइंस का फिज़िक्स का, दैट इज़ ओम्स लॉ। पहले वाले वीडियो में हमने क्या क्या देखा है, करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये सारी बातें हमने प्रीवियस वीडियो में करी। ठीक है, इस वीडियो के पहले आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है। अगर ये दोनों आपको क्लियर है तभी आपको क्या समझ में आएगा, ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ की अगर हम बात करते हैं तो ओम्स लॉ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इस जो मतलब आपको मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस यूनिट का जो सबसे इंटरेस्टिंग है, जो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, वो कौन है, ओम्स लॉ है। ठीक है, तो ओम्स लॉ पढ़ने के पहले कुछ नॉर्मल क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फ़ैन चल रहा है, कभी से चल रहा है, आपने उसको टच किया, आपको वो गर्म महसूस हुआ। ठीक है, गर्म क्यों हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, किसी भी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर के अंदर गीज़र आपने लगवा रखा है, इलेक्ट्रिक गीज़र। गीज़र के स्विच पे कभी आपने हाथ को टच करके देखा तो आपको स्विच भी वहाँ पर क्या, गर्म मिलेगा, हॉट मिलेगा। अब वो हॉट क्यों मिल रहा है आपको, सेकंड क्वेश्चन। क्लियर। फिर थर्ड बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक प्रेस। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक आयन, जो प्रेस अपन बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, इलेक्ट्रिक आयन। अब अगर इलेक्ट्रिक आयन की हम बात कर रहे हैं तो ऐसा क्या है उसमें कि वो गर्म हो रही है और अपने जो क्लॉथ हैं उनको आयन अपन इजीली उससे कर पा रहे हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, टोस्टर। सैंडविच बनाते होंगे आप, खाते भी होंगे, कितनों का फेवरेट भी होगा टोस्टर से सैंडविच बना हुआ। अब यहाँ पे जो चार बातें अपन ने की, चारों के अंदर जो मेन टॉपिक है दैट इज़ ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ के पहले हुआ क्या, एक्सपेरिमेंटल वे में आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओम्स लॉ कैसे डिराइव हुआ, कैसे किसी को पता चला कि हाँ कुछ ऐसी क्वांटिटी भी होती है क्या, इसमें ऐसा क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ क्या कि एक कोई भी सिंपल सा वायर लिया गया। ठीक है, ये क्या है, एक वायर है या कोई भी अप्लाइंसेज है, आप कुछ भी समझ सकते हैं, बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक हीटर है, मतलब ऐसी कोई क्वांटिटी है जो मेरे करंट को कंज्यूम कर रही है। ठीक है, फिर क्या लगाया गया, एक बैटरी लगाई। बैटरी का साइन ऐसा लगाया, मतलब जब भी आपको किसी भी वोल्टेज के साइन में इस तरह का साइन दिखे, मतलब दैट इज़ वेरिएबल इन नेचर, मतलब मैं इसके वोल्टेज को क्या कर सकता हूँ, वेरी कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल लोएस्ट वोल्टेज है इसका 0 और हाईएस्ट वोल्टेज है इसका 5। क्लियर, ये एक्सपेरिमेंटल वे में समझने की कोशिश कर रहे हैं अपन। अभी तक मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया आपको, कुछ भी नहीं बताया कि ओम्स लॉ होता क्या है, डायरेक्टली मैंने डायग्राम बताया है और इस डायग्राम में मैं एक एक्सपेरिमेंट करके आपको बता रहा हूँ। 0 से लेके 5 तक इसका वोल्टेज है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करा अपन ने, एक अमीटर लगा दिया। अमीटर कैसे लगा हुआ है, सीरीज़ पैरेलल अपन ने पढ़ा नहीं है, पर अभी सिर्फ इतना समझना कि अमीटर हमेशा सीरीज़ में लगता है। मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़ कनेक्शन। जब हम आगे पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज़ कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम, तब हम ये बात करेंगे कि ये सीरीज़ में ही क्यों लगता है। दैट इज़ अमीटर विच इज़ यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। कहीं पर करंट की वैल्यू कितनी है, कितना करंट है कहीं पर, वो कौन बताता है हमको, अमीटर। और दूसरा है मेरा वोल्ट मीटर। ठीक है, अब वोल्ट मीटर है यहाँ पर, तो ये वोल्ट मीटर मेरे को क्या बताएगा कि इस अप्लायंसेस के अक्रॉस में कितना वोल्टेज आया। अब वोल्ट मीटर मैंने किस में लगाया है, पैरेलल में। तो सेकंड क्वेश्चन अपना यहाँ पे बन गया कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में ही क्यों लगता है और अमीटर हमेशा सीरीज़ में ही क्यों लगता है। अभी सीरीज़ और पैरेलल क्या है ये भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो अभी हमको सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पे मैंने एक अमीटर लगा रखा है और एक वोल्ट मीटर लगा रखा है। वोल्ट मीटर मेरे को वोल्टेज बताएगा, अमीटर मेरे को करंट बताएगा। अब चालू करते हैं कहानी अपन। यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, जैसे डॉट लगता है यहाँ पे तो समझ लो स्विच ऑन हो गया, और डॉट नहीं लगा हुआ है मतलब स्विच ऑफ है। जैसे ही मैंने डॉट लगा दिया मतलब स्विच ऑन है। सबसे पहले मैंने वैल्यू दी, यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं आप, वी इनपुट। अब मैंने क्या करा, सबसे पहले इनपुट की वैल्यू 0 करी, यहाँ पे 0। अब मैंने चेक किया वोल्ट मीटर में वोल्टेज कितना है, तो भी मेरे को 0 मिला, करंट भी मेरे को 0 मिला। ठीक है, फिर मैंने बढ़ाई वैल्यू 1। जैसे मैंने 1 किया तो यहाँ पे वोल्टेज हो गया 0.5। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो गई, ये वोल्ट में बात कर रहे हैं अपन, और ये अपन एम्पियर में बात कर रहे हैं, ये अपन वोल्ट में बात कर रहे हैं। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5।
और मैंने जब करंट को देखा तो करंट भी मेरे को कितना मिला 0.5। ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम ही हो हमेशा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम ही हो, ज़रूरी क्या है वो अभी आपको पता चलेगा। अब मैंने 2 किया, जैसे 2 किया यहाँ पर वैल्यू 1 हो गई, ये भी 1 हो गई। 3 किया वैल्यू 1.5, 4 किया वैल्यू 2। अब इस तरह से अगर आपके साथ होता, ये ओम के साथ हुआ था, ये जो चीज़ हुई है, इस तरह अगर आपके साथ होता तो मैं आपसे बोलता आप क्या स्टेटमेंट देते? आप बोलते सर हम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वोल्टेज और करंट साइमल्टेनियसली इंक्रीज़ हो रहे हैं। मतलब जैसे जैसे ये बढ़ रहा है तो ये तो बढ़ेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको बढ़ा रहे हैं तो ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि ये इसी की वजह से है। ये मेन बैटरी है, इसकी वजह से इसको वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो आप बोलेंगे सर हमको तो इस एक्सपेरिमेंट से अभी तक सिर्फ इतना पता चला है कि हम जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे करंट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज़, ठीक है ना। दैट इज़ द हाफ स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर इज इंक्रीज्ड साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो इंक्रीज्ड। पर फिज़िक्स से ही है, इसमें नॉर्मल बात तो चलती ही नहीं है, कोई ना कोई एक्स्ट्रा कंडीशन आती ही आती है। वो एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है कि अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट की 2 रीडिंग, ये 2 रीडिंग आपने 3 रीडिंग 1 2 3 30 डिग्री सेंटीग्रेड के रूम में बैठ के ली है। कहाँ पे ली है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड के रूम में। तो आपको ये जो आगे वाली 2 रीडिंग है ये भी कहाँ पर लेनी पड़ेगी? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आपका इस एक्सपेरिमेंट जब भी आप कर रहे हो तो एक्सटर्नल टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। क्लियर है? ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसे करके सर यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है इस रूम में, वहाँ पे पास वाले रूम में एसी लग रहा है, मैं वहाँ चला जाऊँ क्या? वहाँ जैसे ही गए वहाँ पे टेम्परेचर था आपका 18 डिग्री सेंटीग्रेड। आपकी ये जो बात अपन कह रहे हैं ना कि करंट बढ़ता है, ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी? गलत, ठीक है। तो अब अगर आप ओम्स लॉ के स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ एनी कंडक्टर, अक्रॉस द एंड मतलब ये दोनों, अक्रॉस द एंड ऑफ एनी कंडक्टर इज इंक्रीज्ड देन द इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो इंक्रीज्ड। क्लियर है बात? ये तो बात की अपन ने एक्सपेरिमेंटल और डेफिनेशन की। डेफिनेशन नोट्स में आपको बताई रखी है। नोट्स अगर किसी के पास नहीं है तो टेलीग्राम का चैनल आपको लिंक में मिल जाएगा, वहाँ पर आप इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन न्यूमेरिकल फॉर्म। हम सिर्फ मुंह से बोल के बात नहीं कर सकते कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, हमको मैथमेटिकली इस चीज़ को प्रूव करना होता है। तो सबसे पहली चीज़ अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट हमने क्या देखा? v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, ठीक है। हम जैसे जैसे v को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे i भी इंक्रीज हो रहा है। फिर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा और कौन आएगा? इतिहास गवाह है कि जब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तब तब कांस्टेंट आता है। इसके पीछे भी एक मैथ्स है, वो मैथ्स क्या है कभी एक्स्ट्रा वीडियो में डालूंगा मैं बात कि प्रोपोर्शनल को हटाने पे कांस्टेंट क्यों आता है, कांस्टेंट का किसी भी एक्सप्रेशन में यूज़ क्यों होता है, सारी बात आपको पता चलेगी। और 10th में नहीं भी चल सकी तो 11th में तो 101% आपको पता चल ही जाएगा कि प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट क्यों आता है, ठीक है। अब जैसे ही कांस्टेंट आया तो कांस्टेंट कौन आया? r। सर ये r क्या है? तो r के यहाँ पर 2 नाम हैं। पहला नाम है इसका रेजिस्टेंस। नाम से पता चल रहा है इसका काम कैसा होगा। आपकी लाइफ में भी बहुत बार ऐसा होता है, आप लोग पढ़ना चालू करते हैं तो आपके कुछ ऐसे दोस्त होते हैं वो आपको पढ़ने से रोकते हैं, मतलब आपकी पढ़ाई में वो क्या बनते हैं? रेजिस्टेंस बनते हैं। दूसरा नाम होता है इसका ओम्स लॉ कांस्टेंट। एक और नाम क्या है इसका? ओम्स लॉ कांस्टेंट। बहुत ही कम जगह देखने को मिलता है ओम्स लॉ कांस्टेंट, मैक्सिमम जगह आपको रेजिस्टेंस ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब ये रेजिस्टेंस क्या है? जो 4 क्वेश्चन की मैंने बात की थी उन चारों का 1 वर्ड आंसर है बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक गीज़र, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयन, फ़ैन का गर्म होना, जितनी भी चीज़ें गर्म हो रही है इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन करने के समय, उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है, दौड़ रहा है, उस टाइम जो भी अप्लाइंसेस हीट कर रहा है, जो भी वायर गर्म हो रहा है, उन सब का रीज़न कौन है? रेजिस्टेंस। सर ये रेजिस्टेंस आता कहाँ से है? रेजिस्टेंस जब अर्थ में से मेटल अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो भी मेटल होता है, सिल्वर हो, गोल्ड हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, ये जब हम अर्थ में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं
उसी टाइम इनबिल्ट प्रॉपर्टी है ये, मतलब कोई डालता नहीं एक्स्ट्रा, ये इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। हाँ, ऐसा होता है कि कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है, आयरन का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है, सिल्वर का सबसे कम होता है। ठीक है, तो आगे हम जब फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, अभी थोड़ी देर में, मतलब जस्ट इसके बाद, तो आपको पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी निकल के आती है। वो प्रॉपर्टी हर वायर की डिफ़र करती है, डिफरेंट होती है हर वायर की, मतलब हर नेचर ऑफ वायर, मतलब कॉपर की अलग होती है, गोल्ड की अलग होती है, सिल्वर की अलग होती है। क्लियर? तो यहाँ से हमको सिर्फ इतना पता चला है कि सर व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज़ व्हाट? रेजिस्टेंस इज़ द individual property of any conductor or material due to that it opposes the flow of electron or flow of electric current। मतलब अगर ये मेरा एक वायर है ना, इस वायर के अंदर यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया पॉजिटिव, अब जैसे ये मेरा सेल है, यहाँ से कनेक्ट किया मैंने पॉजिटिव और ये कनेक्ट किया मैंने यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव से करंट चलता है ऐसे, यहाँ से करंट चल रहा है, देखिए आप। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? उस करंट को रोकने की कोशिश करेगा कि करंट नहीं फ्लो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो होने चाहिए। दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस वायर। व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस वायर, ड्यू टू दैट इट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, पर हमको ये बात पता है रोक नहीं सकता है वो, तो रोक नहीं सकता है तो फिर वो कैसे इफ़ेक्ट दे रहा है? तो इफ़ेक्ट कैसे दे रहा है? जैसे कोई किसी को कहीं जाना है, ठीक है, मैंने उसका हाथ पकड़ रखा है, ठीक है, वो कोशिश कर रहा है छूटने की, पर वो नहीं छूट पा रहा है, तो अपन उसको देख रहे हैं, थोड़ी देर में वो क्या हो गया है, उसको पसीना आने लग गया है, गर्म हो गया है वो। ठीक है, उसी तरीके से समझाने के लिए बताया है कि अगर किसी भी वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उस वायर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देता है। ठीक है, तो रोक तो सकता नहीं, वो इतनी औकात नहीं है उसकी कि वो उसको इलेक्ट्रिक करंट को रोक ले, वो तो बहेगा, पर वो उसको रोकने की कोशिश करने में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? हीट एनर्जी में। ठीक है, दैट इज़ वाई व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, आफ्टर सम टाइम इट गेट्स हॉट बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। एक और नाम है इसका, आगे थोड़ा और एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे उसको, उसका नाम है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि इलेक्ट्रिक करंट का एक इफेक्ट और होता है हीटिंग इफेक्ट, दैट इज़ ड्यू टू रेजिस्टेंस। क्लियर है बात? अब ये जो न्यूमेरिकल फॉर्म मैंने लिखी है इसको हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि हम इससे क्या क्या और अपने को सीन देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? I इक्वल्स टू V अपॉन R, क्या लिख सकते हैं? अब हमने एक चीज़ देखी थी, हमने जो बैटरी लगा रखी थी उसकी वैल्यू कांस्टेंट थी, है ना, मतलब उसको अपन चेंज करके देख रहे थे करंट में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको कांस्टेंट क्या नज़र आएगा उसके अंदर, तो आप क्या बोलेंगे? सर कांस्टेंट तो क्या है वहाँ पर? वोल्टेज। तो क्या मैं यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 1/R। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल है, I, V और R तो कांस्टेंट है। अगर आपको किसी भी इक्वेशन में 3 वेरिएबल दिख रहे हो और आपको किन्हीं दो के बीच का रिलेशन देखना हो कि इन्वर्स है या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो आपको 3 में से एक को क्या मानना पड़ता है? कांस्टेंट। तो मैंने यहाँ पे किसको कांस्टेंट मान लिया? V को। जैसे ही V को मैंने कांस्टेंट माना, मेरा इक्वल टू का साइन किस में बदल गया? प्रोपोर्शनल में। ठीक है, अब यहाँ से क्या सीन क्लियर हो रहा है? I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। कहने का मतलब क्या है? अगर कहीं पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ी हुई होगी तो वहाँ पे I की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टेंस इज व्हाट? इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। जब वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम होनी ही होनी है। और अगर I की वैल्यू बढ़ी हुई है तो R की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। मतलब व्हेन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ हाई देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज़ लो। क्लियर है मेरी बात? तो ये तो बात की अपन ने किसकी? ओम्स लॉ की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, सिर्फ अभी इतना बता देता हूँ। एक तो डिपेंड करता है लेंथ पे, एक करता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, और एक करता है आपका टेम्परेचर। कैसे करता है, क्यों करता है, क्या होता है उसके इफ़ेक्ट करने से, वो सारी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, जिसका टॉपिक रहेगा अपना फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। एक मेन चीज़ ये जो R है, R मतलब रेजिस्टेंस, इसकी SI यूनिट क्या होती है? ओम।
क्या यूनिट होती है? ओम। क्यों ओम क्यों दी? इन्हीं भाई साहब ने इसको पता किया था इस लॉ के बारे में, तो इनको रेस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी था। इस वजह से रेजिस्टेंस की यूनिट क्या रखी है हमने? ओम रखी है। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है? ये वाला उल्टा हेडफोन का साइन, समझाने के लिए बता रहा हूँ, कहीं लिख के मत आ जाना। उल्टा हेडफोन का साइन, दैट इज़ द सिंबल ऑफ ओम्स लॉ का जो सिंबल है किसका है? ये ओम का यूनिट है। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अब। थैंक यू सो मच।